नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। रीतिकाल की 2 क्लासेस हुई थी, दोनों कंटेंट की क्लास थी। एक क्लास में हमने रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और दूसरी क्लास में हमने रीतिकाल के संबंध में विद्वानों या आलोचकों के कथन देखे थे और रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनकी रचनाओं को और उनकी पंक्तियों को देखा था। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिए, वहां से आपकी तैयारी जो है रीतिकाल की अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1984, संवत 1650 से 1800 या संवत 1800 से 1900। आपको रीतिकाल की सही समय सीमा बतानी है। सही उत्तर हो जाएगा संवत 1700 से 1900 रीतिकाल की सही समय सीमा है। संवत सन में जब हम ईस्वी सन निकालना चाहें तो उसमें से 57 वर्ष हमें घटाना पड़ता है। अगर 1700 में से 57 वर्ष घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1643 ईस्वी सन और 1900 में से 57 वर्ष घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1843। तो यह ईस्वी सन में रीतिकाल की सही समय सीमा हो जाएगी। जिस प्रकार अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम देते हैं रीतिकाल को, उसी प्रकार इन्होंने अलग अलग समय भी दिया है रीतिकाल को। अगर सबसे पहले हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो यह रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी के बीच मानते हैं। वहीं अगर बात करें गणपति चंद्रगुप्त की, तो यह 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी रीतिकाल का समय मानते हैं। वहीं अगर मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधु 1681 से 1889 विक्रम संवत में समय बताते हैं रीतिकाल का। इसके अलावा अगर बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, जिनका वर्गीकरण हम रीतिकाल में पढ़ते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो इन्होंने रीतिकाल की जो समय सीमा बताई है वह विक्रम संवत में बताई है 1600 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने बताई है। और डॉक्टर नगेंद्र 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रीति शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की पद्धति या अलंकार प्रधान काव्य रचना। रीति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? यह हमने पिछली क्लासेस में देखा था। रीतिकाल का अर्थ, रीतिकाल को किसने क्या का नाम दिया है, या रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका काव्य रचना की एक पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? यानी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, आपको बताना है। मिश्र बंधुओं ने कहा है, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने। किसने उत्तर मध्य काल यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले रीतिकाल नाम दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने या श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने उत्तर मध्य काल को कला काल कहा था? सही उत्तर है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्य काल यानी कि रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, या रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। रीतिकाल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। यह कथन गलत है, हमें गलत का ही चुनाव करना है क्योंकि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण रीतिकाल में देखने को मिलता है, आलंबन रूप में नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है या रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, केशव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? यानी कि रीतिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल या अलंकृत काल? सही उत्तर है कला काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रीतिकाल को कला काल कहते हैं। रामकुमार वर्मा और रामशंकर शुक्ल रसाल ये दोनों रीतिकाल को कला काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन, भामह, कुंतक या दंडी? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? फटाफट कमेंट में उत्तर देते रहिए। रीतिकाल से हम कुल 200 प्रश्नों को हल करेंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। रीतिकाल से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। सही उत्तर है वामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। अगला प्रश्न देखिए, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक ने, शंकुक ने, आनंदवर्धन ने या अप्पय दीक्षित ने? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? सही उत्तर है भट्टनायक ने। यहाँ पर हम संस्कृत के कवियों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि संस्कृत आचार्यों की जो ग्रंथ थे उनके उन्हीं के आधार पर रीतिकालीन आचार्यों ने अपने ग्रंथ लिखे थे, इसलिए यहाँ पर थोड़े से प्रश्न संस्कृत के आचार्यों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भंगी भड़ित को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? कुंतक ने, वामन ने, क्षिमिंद्र ने या मम्मट ने? भंगी भड़ित को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? सही उत्तर है कुंतक ने। प्रश्न संख्या 13 बताइए, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टनायक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या मम्मट? कवि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? माफ कीजिएगा, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है इसका आनंदवर्धन, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, भामह या कुंतक? वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? सही उत्तर है भामह का, माफ कीजिएगा कुंतक का। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। प्रश्न संख्या 15 है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? भट्टनायक, वामन, कुंतक या क्षेमेंद्र? रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? सही उत्तर है वामन, वामन का यह कथन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले विद्वान कौन हैं? घनानंद, पद्माकर, केशवदास या बिहारी? इनमें से कौन अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं? सही उत्तर है केशवदास, केशवदास अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं। प्रश्न संख्या 17 बताइए, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा था? मतीराम ने, केशवदास ने, रहीम ने या द्विजदेव ने? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा था? सही उत्तर है केशवदास ने, केशवदास ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में लिखा था। और कौन सी रचना लिखी थी इन्होंने जहांगीर की प्रशस्ति में? जहांगीर जस चंद्रिका, जिसका समय क्या है? 1612 ईस्वी में इन्होंने लिखा था जहांगीर की प्रशस्ति में जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? रामविलास शर्मा ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शुक्ल जी ने या भगीरथ मिश्र ने? चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, तो किसने माना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य क्या है? केशवदास हैं। ठीक है,
इनका एक कथन है शुक्ल जी का चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ठीक है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी का कथन है चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति से मित, कथन किसका है? यह कथन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो आपका यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चिंतामणि, देव, घनानंद या भूषण, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति से मित, यह कथन किसका है? सही उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि का यह कथन है और इस कथन के माध्यम से कह रहे हैं कि रीति को काव्य का स्वभाव मान रहे हैं। ठीक है, इस कथन के माध्यम से चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, देव ने रीति को क्या कहा है? काव्य का गुण, काव्य का द्वार, काव्य स्वभाव या काव्य रचना विधि? देव कवि ने रीति को क्या कहा है? सही उत्तर हो जाएगा काव्य का द्वार। देव रीति को काव्य का द्वार कहते हैं। ये कहते हैं ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। ठीक है, तो प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रीति को काव्य का द्वार किसने माना है? तो वो हो जाएंगे देव। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखिए, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार, उक्ति किसकी है? यानी कि यह कथन किसका है? रसलीन का, बिहारी का, चिंतामणि का या देव का? रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चिंतामणि। चिंतामणि का यह कथन है, किस रचना से है? चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु, उस रचना से यह कथन लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव की, काव्य द्वार की, काव्य रचना पद्धति की या ये सभी? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? सही उत्तर है काव्य रचना पद्धति, और यह पंक्ति है देव की। पंक्ति देकर पूछा जा सकता है ना कि किसकी पंक्ति है, तो यह देव की पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देखिए, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? घनानंद, बोधा, चिंतामणि या केशवदास? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? सही उत्तर है केशवदास। यह हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 24 बताइए, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 श्रेणियों में रीतिकालीन कवियों को विभाजित किया गया। प्रश्न संख्या 25 बताइए, रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है इनमें से? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीति भुक्त? यह प्रश्न बहुत ही आसान है। सही उत्तर है रीति भुक्त, यह रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या रहा है? भक्ति, नीति, श्रृंगार या उपदेश? रीति काव्य का प्रमुख विषय इनमें से क्या रहा है? सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? भक्तिकालीन संत साहित्य, कृष्ण साहित्य, राम साहित्य या संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ? रीति काव्य का मूल स्रोत इनमें से क्या रहा है? सही उत्तर है प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, संस्कृत के किन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीतिकाल के आचार्यों ने अपनी रचनाओं को लिखा था? उनमें थी कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन की रचना है। उसके अलावा काव्य प्रकाश एक रचना थी। किसकी रचना है काव्य प्रकाश? काव्य प्रकाश है मम्मट की रचना। तो इसके आधार पर भी रचनाएं लिखी गई थी रीतिकाल की। उसके अलावा जयदेव की चंद्रालोक और रति मंजरी, दोनों जयदेव की रचनाएं, इनसे प्रेरणा ली गई थी। साहित्य दर्पण, जो कि विश्वनाथ की रचना है, इससे भी प्रेरणा लेकर रीतिकाल में रचनाएं लिखी गई थी। उसके अलावा कौन थी? एक थी अमरूक शतक, अमरूक कवि की रचना है।
कुवलयानंद जो कि अप्पय दीक्षित की रचना है और ध्वन्यालोक जो कि आनंद वर्धन की रचना है। इन रचनाओं से प्रेरणा लेकर रीतिकाल के आचार्यों ने अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्धि करते थे। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। जिन कवियों ने स्वच्छंद रचना की या जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति परक काव्य रचना की। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? सही उत्तर है जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे बिहारी हो जाएंगे, कृष्ण कवि हो जाएंगे, पजनेस, नृप संधु और बृंद कवि हो जाएंगे, रसनिधि, नेवाज, सेनापति और बेनी कवि इस काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 30 देखिए, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा था? पिछली क्लास में हमने देखा था इस तथ्य को कि किसने कहा था। यह गलत नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी, मार्कंडे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामविलास शर्मा, किसने रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है? सही उत्तर है मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत। प्रश्न संख्या 31 बताइए, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया? शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने या प्रोफेसर राजनाथ शर्मा ने? रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने और व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति इनमें से कौन सी रही है? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति या अलंकार ग्रंथों की रचना। आपको बताना है इसमें से सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है। थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां तो सभी मिलती हैं लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो प्रवृत्ति रही है उसको बताना है। सही उत्तर है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 33 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? इनमें से बिहारी, सेनापति, चिंतामणि या घनानंद, इनमें से कौन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं? सही उत्तर है चिंतामणि या रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन है? देव, मतीराम, बिहारी या चिंतामणि? रीतिबद्ध माफ कीजिएगा, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन है? रीति सिद्ध कवि हो जाएंगे इनमें बिहारी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हो जाएंगे? यह हो जाएंगे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। प्रश्न संख्या 36 देखिए, इनमें से सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? कवित्र रत्नाकर, शब्द रसायन, बिहारी सतसई या रतन हजारा? इनमें से सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है जिनमें काव्यांगों के सभी अंगों का निरूपण किया गया हो? सही उत्तर है इसका शब्द रसायन, जो कि देव की रचना है। शब्द रसायन और काव्य रसायन ये देव की रचनाएं हैं और यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसके अलावा अगर सर्वांग निरूपक ग्रंथों की बात करें तो चिंतामणि की रचना जो है कवि कुल कल्पतरु, यह भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। उसके अलावा कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, यह भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और भिखारी दास का काव्य निर्णय, यह भी सर्वांग निरूपक ग्रंथों में आता है। किसी दिन मैं एक छोटी सी क्लास लेकर आप लोगों को रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथों के बारे में बताऊंगी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, इसमें तो मिलान करना है और कूट का चयन करना है, तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 37, रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, शब्द रसायन, काव्य निर्णय और रस पीयूष निधि। रचनाकार है भिखारी दास, सोमनाथ, देव कवि, चिंतामणि और केशव दास।
सबसे पहले अगर बात करें कविकुल कल्पतरु की तो किसकी रचना है? यह चिंतामणि की रचना है। शब्द रसायन और काव्य रसायन ये दोनों देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय है भिखारी दास की रचना। और रस पीयूष नदी किसकी रचना है? रस पीयूष नदी हो जाएगी सोमनाथ की रचना। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 भी हमें मिलान करना है। ज्यादा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। रचनाएं हैं रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम और रस रहस्य। रचनाकार हैं चिंतामणि, मतिराम, कुलपति मिश्र और केशवदास। आपको मिलान करके इन्हें बताना है। बात करें रसिक प्रिया की तो यह हो जाएगी केशवदास की रचना। कब है यह? यह रचना जो है ना, एक बात इसके बारे में याद रखिएगा, यह रचना हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है। केशवदास की रसिक प्रिया हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है और इसमें 530 छंद हैं। तो कितने छंद छंद पूछे जा सकते हैं इसमें? कितने छंद हैं? 530 छंद हैं और इसमें 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं। और अध्यायों को अध्याय नहीं प्रकाश कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकाश कहा गया, यानी कि 16 प्रकाश हैं। उसके अलावा अगर बात करें काव्य प्रकाश की, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी की रचना। ऑप्शन बी का हो जाएगा एक। ललित ललाम मतिराम की रचना है। मतिराम की रचना ललित ललाम एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है और इसमें कितने छंद हैं? 401 छंद हैं। ठीक है, ललित ललाम में 401 छंद हैं और यह बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, और रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य है कुलपति मिश्र की रचना और यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। समय है इसका 1670 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 है। कौन सा युग्म इनमें से असंगत है? कवि प्रिया, बोधा, हित तरंगिणी, कृपाराम, रसराज, मतिराम या भाषा भूषण जसवंत सिंह। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? सही उत्तर है कवि प्रिया बोधा। कवि प्रिया बोधा की रचना नहीं है, केशवदास की रचना है। रचना काल है 1601 ईस्वी। और इस रचना के बारे में एक तथ्य याद रखिएगा कि इसकी रचना राव इंद्रजीत की नर्तकी, राव इंद्रजीत राजा थे और उनकी एक नर्तकी थी जिसका नाम था राय प्रवीण, उसको शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी कवि प्रिया की। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 बताइए, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंद विचार, छंदो अणुपिंगल, छंदमाला या छंदसार। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है इसका छंदो अणुपिंगल, जो कि भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की अन्य रचनाएं जो पूछी जाती है उनमें है रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? आलम, रसलीन, कुलपति मिश्र या सेनापति। रस रहस्य किसकी रचना है? यह एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, तो इसको याद रखिएगा। किसकी रचना है यह? सही उत्तर है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की यह रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 है। इनमें से रीतिकालीन कवि नहीं है? गुरु गोविंद सिंह, बख्शी हंसराज, बृंद या नाथुराम शर्मा शंकर। इनमें से रीतिकालीन कवि कौन नहीं है? सही उत्तर है नाथुराम शर्मा शंकर रीतिकालीन कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 43 है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर इनमें से क्या है? कारुणिक है, श्रृंगारिक है, प्रशस्ति परक है या व्यंग्यात्मक है? सही उत्तर है इसका प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न बताइए, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रजभूषण, चंद्रभूषण, राधेश्याम या घनश्याम। भूषण कवि का वास्तविक नाम था घनश्याम। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1715 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? तिकवापुर, कानपुर में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45 है। भूषण कवि की उपाधि है और यह उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, छत्रपति साहू महाराज ने या सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण तो इनकी उपाधि है, ठीक है, और यह उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको यह उपाधि दी थी। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए, भूषण के काव्य में प्रधानता किस चीज की है? ओज गुण, वीर रस, प्रसाद गुण, करुण रस, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस या प्रसाद गुण, भयानक रस। भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? सही उत्तर है ओज गुण और वीर रस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 है, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? चिंतामणि को, भूषण को, बिहारी को या घनानंद को? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भूषण को। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न संख्या 48। वैसे भूषण के बारे में एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र इन्हें रीतिकाल का विलक्षण कवि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इनमें से कौन सा ग्रंथ अलंकार निरूपक नहीं है? भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम के ललित ललाम, भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय या जसवंत सिंह की भाषा भूषण रचना। इनमें से कौन सी रचना अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा इसका भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय। यह जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, यह नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, इनमें नायक नायिकाओं के भेद का निरूपण किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49 है, सर्व रस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? घनानंद, बोधा, वृंद कवि या तोष कवि? सर्व रस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है तोष कवि। यह तोष कवि की रचना है सुधा निधि, और इसमें नायिका भेद विवेचन मिलता है और 560 छंद हैं। छंदों की संख्या, जब भी संख्याओं से संबंधित तथ्य आए तो उन्हें आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। इसमें 560 छंद हैं। प्रश्न संख्या 50 है, नायिका भेद ग्रंथ इनमें से कौन सा है? देव का जाति विलास, भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम का वृत्त कौमुदी या भिखारी दास का छंदों पिंगल? इनमें से नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है? नायिका भेद ग्रंथ हो जाएगा देव का जाति विलास। इसमें क्या है, यह पूछा जा चुका है कि जाति विलास में किसका वर्णन है? तो विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं? भूषण किस काव्य धारा के आएंगे? सही उत्तर है इसका रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 52 बताइए, आचार्य भिखारी दास की रचना आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय या रस सारांश? भिखारी दास की कौन सी प्रमुख काव्य शास्त्रीय रचना है? सही उत्तर है इसका काव्य निर्णय। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 90, 100, 101 या 105? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105। राइट आंसर हो जाएगा 105। अगर इसको और डिटेल में जाने तो इसमें तो है 99 अर्थ अलंकार, माफ कीजिएगा, इसमें 99 अर्थ अलंकार हैं। उसके अलावा बात करें तो 4 इसमें शब्द अलंकार है। कौन से? शब्द अलंकार 4 हो जाएंगे, और एक जो है संकर अलंकार इसमें यह बताते हैं, और एक ही यह चित्र अलंकार की बात करते हैं इसमें। तो इस तरह से यह कुल मिलाकर 105 अलंकार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखिए, औरंगजेब के दरबारी कवि का क्या नाम है? कालिदास त्रिवेदी, भूषण, बेदनी बंदीजन या पद्माकर? औरंगजेब के दरबारी कवि कौन है? औरंगजेब के दरबारी कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। यह औरंगजेब के दरबारी कवि थे। एक प्रश्न छूट गया क्या पीछे? ये छूट गया। प्रश्न संख्या 54, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? मतीराम के ललित ललाम को, केशव की कवि प्रिया को, देव के भवानी विलास को या चिंतामणि के रस विलास को? अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है?
सही उत्तर है इसका मतीराम के ललित ललाम को। प्रश्न संख्या 56 देखिए, वधु विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद, कालिदास, त्रिवेदी, बोधा या आलम? वधु विनोद किसकी रचना है? सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी। वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। नायिका भेद विवेचन है या इसमें, इस रचना में नायिका भेद विवेचन विवेचन है। 340 छंद हैं। कितने छंद हैं? 340 छंद हैं और यह 5 प्रभावों में विभक्त है। ठीक है, अध्यायों को इसमें प्रभाव कहा गया है और यह 5 प्रभाव में विभक्त है। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखिए। प्रश्न संख्या 57 है, राम कैसों जस अध उरध गगन है। सेनापति ने इस पंक्ति में कहा है कि राम की वीरता का प्रभाव आकाश से भी बड़ा है, राम के यश को प्रकृति की सुंदरता बताया है, या शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राम कैसो जस अध उरध गगन है, इस पंक्ति में सेनापति ने क्या कहा है आपको बताना है। सही उत्तर है शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58 है, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार कौन है? रसलीन, रसखान, देव कवि या सेनापति? कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका सेनापति। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम दोनों सेनापति की रचनाएं हैं। कवित्र रत्नाकर के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ी सी अलग रचना है, तो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें राम कथा का वर्णन है। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से रीतिकाल की किस रचना में राम कथा का वर्णन है? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रीतिकाल में राम कथा का वर्णन कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें राम कथा का वर्णन है। 5 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं। और अगर बात करें छंद की तो 394 छंद इसमें देखने को मिलते हैं कवित्र रत्नाकर रचना में। किसकी रचना है यह? सेनापति की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 59 है, हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? मिश्र बंधु, भूषण, बृंद कवि और मुबारक। हिंदी नवरत्न के रचयिता इनमें से कौन है? हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं या नहीं हैं, तो उनको देख लीजिए। हिंदी नवरत्न में शामिल हैं तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल यानी कि बिहारी दास, भूषण, केशवदास, मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। ये मिश्र बंधुओं की हिंदी नवरत्न में शामिल किए गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देखिए। अलख शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, रसखान या आलम शेख? अलख शतक और तिलक शतक किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है इसका मुबारक बिलग्रामी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? घनानंद, बिहारी, देव या पद्माकर? भाव विलास किसकी रचना हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा देव की। भाव विलास देव की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देव ने इस रचना को केवल 16 वर्ष की अवस्था में लिखा था, इसलिए यह देव की प्रथम रचना भी मानी जाती है। पूछा जाता है इसमें कितने अलंकार हैं? इसमें 39 अलंकारों का विवेचन मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 देखिए, नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? ललित ललाम, छंदसार, श्रृंगार मंजरी या प्रबोध चंद्रोदय? नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका श्रृंगार मंजरी। किसकी रचना है यह श्रृंगार मंजरी? चिंतामणि की रचना। प्रश्न संख्या 63 देखिए, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? भूषण, पद्माकर, सूरत मिश्र या मतीराम ने? सही उत्तर है इसका पद्माकर। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, जगत विनोद के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, पद्माकर या भूषण? जगत विनोद किसकी रचना है? सही उत्तर है पद्माकर। जगत विनोद पद्माकर की रचना है और यह जगत सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखा था।
इसमें 6 प्रकरण हैं। कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें 6 प्रकरण हैं और 731 छंद में 731 छंदों में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, विवेचन किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 देखिए। प्रश्न संख्या 65 है, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? राम रसायन को, श्रृंगार मंजरी को, रसविलास को या जगत विनोद को? श्रृंगार रस का सार ग्रंथ इनमें से किस रचना को कहा गया है? सही उत्तर है जगत विनोद को। जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है और सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा था। प्रश्न संख्या 66 है, पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सरदार अदाजी, प्रताप सिंह, राजा जयलाल या भाव सिंह? पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका सरदार अदाजी के अनुरोध पर। प्रश्न संख्या 67 बताइए, पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? प्रबोध पचासा, पद्माभरण, जगत विनोद या राम रसायन? पद्माकर का अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है पद्माभरण। यह पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का विवेचन इन्होंने किया है। इसमें 2 प्रकरण हैं। प्रकरणों को पूछा जाता है परीक्षाओं में और गहराई से अध्ययन करना भी जरूरी है। इसमें 2 प्रकरण हैं, 344 दोहा चौपाई छंद हैं और कितने अलंकार हैं? इसमें अलंकार पूछे जा सकते हैं। 108 अलंकारों का विवेचन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इतना आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 68 है, पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है? प्रबोध पचासा, जगत विनोद, राम रसायन या पद्माभरण? पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है। सही उत्तर है इसका पद्माभरण। यह रचना इनकी दोहा चौपाई छंद में है। 108 अलंकारों का विवेचन है, 344 दोहा चौपाई छंद हैं और 2 प्रकरण हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है, पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण या हिम्मत बहादुर बिरुदावली? पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यह है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर यानी कि अनूप गिरी के पराक्रम का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। 211 इसमें छंद हैं। ठीक है, और यह रीतिकाल में एक प्रबंध रचना है। रीतिकाल में ज्यादातर मुक्तक रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन यह रीतिकाल के अंतर्गत एक प्रबंध रचना है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, जयपुर नरेश 70 है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्माकर, रसलीन, भूषण या बिहारी? इनमें से जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। पद्माकर कई सारे राजाओं के आश्रय में रहकर रचनाएं करते थे। इनके आश्रयदाताओं में सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा भी थे, दतिया के नरेश महाराज परीक्षित भी थे और ग्वालियर का नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में भी रहकर इन्होंने लिखा था। प्रश्न संख्या 71 है, उज्ज्वल नीलमणि के का विषय क्या है? श्रृंगार, भक्ति, दर्शन या विनय? उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? यह एक रचना है। सही उत्तर है श्रृंगार। उज्ज्वल नीलमणि का विषय श्रृंगार है। किसकी रचना है यह? रूप गोस्वामी की रचना है। प्रश्न संख्या 72 है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? रसनिधि, रसलीन, आलम या ठाकुर? इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आएंगे? सही उत्तर हो जाएगा इसका रसनिधि। किस काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे? रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 73 है, रीति मुक्त कवि इनमें से कौन है? भिखारीदास, मतीराम, द्विजदेव या ग्वाल कवि? इनमें से रीति मुक्त कवि कौन है? सही उत्तर है इसका द्विजदेव। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर दीजिए, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, मुक्तक, कथा या चंपू? रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया था? से उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्यों की रचना रीतिकाल में अधिक हुई है। प्रश्न संख्या 75 देखिए,
निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती, वीर सतसई या बिहारी सतसई? इनमें से कौन सी रचना जो है सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना मानी जाती है? सही उत्तर है इसका गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना है। किसकी रचना है? हाल कवि की रचना है। ठीक है, कवि का क्या नाम है? हाल कवि। उसके अलावा इसकी भाषा पूछी जाती है। इसकी भाषा है प्राकृत। इस रचना की भाषा है प्राकृत। प्रश्न संख्या 76 बताइए। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है? रसभूषण, कविकुल, कल्पतरु, बिहारी सतसई या रसविलास? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका कविकुल कल्पतरु। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना। इस रचना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसमें 8 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण हैं। उसके अलावा पदों की बात करें तो 1133 पद देखने को मिलते हैं इसमें। इसमें लक्षण दोहा सोठा में है और उदाहरण कवित्त सवैया में। तो यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस रचना में लक्षण दोहा सोठा में है और उदाहरण कवित्त सवैया में? तो वो हो जाएगी रचना कविकुल कल्पतरु। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 देखिए। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भिखारी दास, मतीराम, देव कवि या पद्माकर? बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर कौन सी रचना किस कवि ने मतलब किस कवि कौन से कवि रचनाएं लिखते थे? माफ कीजिए, कौन से कवि रचनाएं लिखते थे? आगे देखेंगे कि इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी। पहले उत्तर दीजिए। सही उत्तर है मतीराम। मतीराम भाव सिंह के आश्रय नरेश बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर रचनाएं लिखते थे और इन्होंने भाव सिंह के आश्रय में रहकर रचना लिखी थी ललित ललाम। इसके अलावा अगर बात करें तो यह जहांगीर के आश्रय में भी रहकर रचनाएं लिख चुके थे। जहांगीर के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी थी फूल मंजरी। और मतीराम सतसई इन्होंने भोगीनाथ के आश्रय में रहकर लिखी थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा कि ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखा था, जहांगीर के आश्रय में फूल मंजरी लिखा था और मतीराम सतसई भोगीनाथ के आश्रय में रहकर लिखा था। आश्रयदाताओं के नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 78 है। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है? राजस्थानी, बुंदेली, अवधी या ब्रज? रीतिकाल काव्य की भाषा क्या रही है? सही उत्तर है इसका ब्रज। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 79। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित होता है? चिंतामणि, भट्ट केदार, अप्पय दीक्षित या माखन कवि? मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित होता है? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। मतीराम के अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित का अनुकरण देखने को मिलता है। अप्पय दीक्षित की एक रचना है कुवलयानंद। उसी के आधार पर मतीराम ने ललित ललाम की रचना की थी और ललित ललाम में 100 अलंकारों का विवेचन है। कितने अलंकारों का विवेचन है? 100 अलंकारों का विवेचन है। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ललित ललाम, साहित्य सार, रसराज या वृत्त कौमुदी? मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वृत्त कौमुदी। यह एक छंद निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 है। मतीराम की भाषा क्या है? बोलचाल की ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, साहित्यिक अवधी है या साहित्यिक राजस्थानी है? मतीराम की भाषा कौन सी है? सही उत्तर है साहित्यिक ब्रज भाषा। मतीराम ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। प्रश्न संख्या 82 बताइए। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन, तोसकवि, बोधा या मुबारक? अंग दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर है रसलीन की रचना। अंग दर्पण रसलीन की रचना है और यह किस प्रकार की रचना है? इसमें नक्सिक वर्णन देखने को मिलता है। 180 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 180। किस प्रकार की रचना है? नक्सिक वर्णन है।
प्रश्न संख्या 83 है, विरह वारिस किसकी रचना है? आलम, बोधा, रसलीन या मुबारक? विरह वारिस किसकी रचना है? सही उत्तर है बोधा। बोधा कवि की रचना है विरह वारिस और यह माधवानल कामकंदला रचना पर आधारित है। प्रश्न संख्या 84 देखिए, कविकुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? आलम, दुल्ह, मतीराम या सेनापति? कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? सही उत्तर है दुल्ह कवि की रचना है। किस प्रकार का ग्रंथ है यह? यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है और इसमें कितने छंद हैं? 45 छंद हैं। छंदों की संख्या है 45। प्रश्न संख्या 85 है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, देवकवि, पद्माकर या मतीराम? प्रबोध पचासा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ी सी अलग तरह की रचना है। रीतिकाल में जो भी रचनाएं थोड़ी सी अलग हैं उन्हें आप लोग याद रखिएगा। प्रबोध पचासा थोड़ी सी अलग रचना है, यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह प्रश्न। पद्माकर की रचना है और किस प्रकार से यह अलग है? इसमें भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित पद हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है, द्रोण पर्व किसकी रचना है? देव कवि की, लाल कवि की, कुलपति मिश्र की या पद्माकर की? द्रोण पर्व किसकी रचना है? यह रचना है कुलपति मिश्र की। प्रश्न संख्या 87 देखिए, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मानसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है या वह स्वानुभूत एवं रीतिमुक्त है। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम क्यों भिन्न है? क्योंकि वह स्वानुभूत है और रीति मुक्त है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 देखिए, इस्कलता के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या घनानंद? इस्कलता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका घनानंद। आसान सा प्रश्न है, इस्कलता घनानंद की रचना है। प्रश्न संख्या 89 बताइए, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? बोधा, आलम, घनानंद या रसनिधि? रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? सही उत्तर है घनानंद। घनानंद को रस साक्षात अवतार कहा जाता है। सबसे पहले शुक्ल जी ने कहा था। शुक्ल जी का एक कथन है, ये कहते हैं कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। कथन पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में है शुक्ल जी का यह कथन? तो यह कथन घनानंद जी के संबंध में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, इनका प्रेम एक पक्षीय था, इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही हैं, या इनका प्रेम उभय पक्षी था? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनका प्रेम उभय पक्षी था। यह कथन गलत है क्योंकि इनका प्रेम एक पक्षीय था। ठीक है। प्रेमी प्रेमिका दोनों से प्रेम नहीं था, एक ही तरफ से प्रेम था और अपनी ही प्रेम की पीर में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया? सुंदरी तिलक, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी? घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी तिलक में। इन्हें इस रचना में घनानंद की रचनाओं का संकलन प्रकाशित कराया था। तो इस तरह से प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि भारतेंदु जी की किस रचना में घनानंद की रचनाओं का संकलन है? तो हो जाएगा सुंदरी तिलक। प्रश्न संख्या 92 देखिए, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन थी? सुभान, सुजान, दरबारी संस्कृति या नादिरशाही आक्रमण? घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति इनमें से कौन सी थी? सही उत्तर है सुजान, जो कि घनानंद की प्रेमिका थी। प्रश्न संख्या 93 है, घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? ब्रजनाथ ने, वियोगी हरि ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या हरिऔध ने? घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? सही उत्तर है इसका ब्रजनाथ ने। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया था?
भारतेंदु जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या बाबू गुलाब राय ने? घनानंद के संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया था? तो ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने वैज्ञानिक रीति से इसका संपादन किया था। घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया था। इसमें 502 छंद थे। ठीक है, किस नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था? घनानंद ग्रंथावली के नाम से। अगर बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर की, तो इन्होंने भी 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था। ठीक है, किस नाम से? सुजान सागर नाम से। प्रश्न संख्या 95 देखिए, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? सुजान सागर, इश्कलता, पदावली या सरस बसंत? घनानंद की किस रचना में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इश्कलता में। इसमें पंजाबी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, सुजान सागर के रचयिता कौन है? बोधा, आलम, घनानंद या रसलीन? सुजान सागर किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका घनानंद। घनानंद की रचना है सुजान सागर। प्रश्न संख्या 97 है, घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहने दिए गए हैं, वह कौन सी रचना है? कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सरस बसंत या प्रेम पत्रिका? घनानंद की वह कौन सी रचना है जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहने दिए गए हैं? यह रचना है प्रेम पत्रिका। प्रश्न संख्या 98 देखिए, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी, सुजान हित, इश्कलता या यमुना यस? घनानंद की किस रचना में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है? सही उत्तर है इसका कृष्ण कौमुदी। प्रश्न संख्या 99 देखिए, घनानंद के प्रेम में कौन सी विशेषता, प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? स्वच्छंदता, आसक्ति, उभयपक्षी प्रेम या स्वानुभूति परकता? घनानंद के प्रेम वर्णन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, बताना है। सही उत्तर है उभयपक्षी प्रेम। इनका प्रेम एक पक्षीय है, उभय पक्षी नहीं। प्रश्न संख्या 100 और इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वियोग वेली, पदावली, इश्कलता या सुजान सागर? घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है इसका सुजान सागर। और प्रश्न संख्या 101 आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा इसका। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? शुक्ल जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर शिवदान सिंह ने? और कमेंट करके बताइए कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। इसके अगली क्लास में हम रीतिकाल से और 100 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।